हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में दोस्तों आपका एग्ज़ाम होने वाला है और 8 जनवरी से आपका एग्ज़ाम है दोस्तों। जो इस बार का नोटिफिकेशन आपका 2024 में आया गया था दोस्तों। अभी आपके साथी आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम दोस्तों ख़त्म हुआ है। तो दोस्तों आज की क्लास में आपके आरपीएफ एसआई में पूछे गए टॉप दोस्तों 20 क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं दोस्तों। यकीन मानिए, अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर आता है और आपसे क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, तो यकीनन आपके एग्ज़ाम के लिए 1% की दिक्कत नहीं दोस्तों, क्योंकि इसी लेवल के साथ आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन लाता हूं दोस्तों। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना दोस्तों, तो आप एक मेरी मेहनत के लिए हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना दोस्तों, और हो सके तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों। मैं बात करता हूँ पहला क्वेश्चन। आपके एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि गोदावरी नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है, कि विच इज़ नॉट द हेल्प ऑफ द गोदावरी रिवर। दोस्तों बेसिकली आपके एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से एक ऑप्शन आके आपका दिया कि गोदावरी का सहायक नदी नहीं है, जो कि कोयना नदी आपके गोदावरी के सहायक नदी नहीं है। लेकिन दोस्तों आइए कि कोयना जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, लेकिन दोस्तों गोदावरी नदी की कुछ जो कि प्रमुख नदियां सहायक की मैं बात करता हूं। आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है सहायक से। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो परनहिता, इंद्रावती, सबरी, पूर्णा, मंजीरा, परवरा और मनियर और पेनगंगा, वर्धा और वैनगंगा। दोस्तों ये जितने भी मैंने आपके लिए ये नाम लेकर आया हूँ दोस्तों, यकीनन आपको पता होगा दोस्तों। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे दोस्तों, या फिर किसी भी एग्जाम हो दोस्तों, आपके गोदावरी से जितने भी मैंने नाम लेकर आया है, एक दो छोड़ के हर एक नाम आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यकीनन मानिए दोस्तों, आपके आने वाले इस कांस्टेबल में बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बनेगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन कि अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद से संबंधित है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल। तो बेसिकली आर्टिकल 76 में आपके अटॉर्नी जनरल के बारे में कहा गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होता है। साथ ही दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, आर्टिकल 72 आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो राष्ट्रपति क्षमादान के बारे में कहा गया है। उसी तरीके से आपके एग्जाम में आर्टिकल से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि अनुच्छेद 76 के मुताबिक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जज बनाने के लिए योग्य व्यक्ति को भारत के अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य वकील के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में जो कि कार्य करते हैं। दोस्तों बेसिकली एक क्वेश्चन इस क्लास में इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको पूछ रहा हूँ कि हमारे भारत के संविधान में जो संविधान के स्रोत है ना, कि किस देश के संविधान से ये लाया गया है कि जो आपके उच्च न्यायालय है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों यानी कि जो जज को जो कि हटाने का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, यूएसए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। और दोस्तों इस क्वेश्चन से एक और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि आर्टिकल जो आपके 37 है, आपके आरपीएफ एसआई एग्जाम में पूछा गया था। आर्टिकल 37 में क्या बोला गया है कि आपके डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू करवाना ये प्रबंधनीय नहीं दिया गया है। आपके आर्टिकल 37 बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, आपके एग्जाम में बहुत पूछने की अति संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के जो कि अध्यक्ष के रूप में था। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर लाइक करना दोस्तों, है ना। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि संविधान सभा से संबंधित आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आप जरूर सुनिएगा, है ना। अगर बात करूं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, ये जब दूसरी बैठक हुआ था ना, जैसे कि पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, दूसरा जो कि बैठक 11 दिसंबर 1946 में आपके जो कि अगर मैं बात करूं अध्यक्ष के रूप में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। लेकिन जब जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उस समय अस्थाई के रूप में अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था।
ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और दोस्तों एक और आपके जो कि 13 दिसंबर 1946 में बैठक किया गया था और उसी में संविधान सभा में जो कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया गया था। ये 3 जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान सभा में यानी कि जो उपाध्यक्ष के रूप में कौन बने थे, तो एच.सी. मुखर्जी। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एच.सी. मुखर्जी किस बैठक में उसे उपाध्यक्ष के रूप में बनाया गया था, तो 11 दिसंबर 1946 जो कि सेकेंड बैठक आपके संविधान सभा का जो कि चल रहा था। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इतना, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा दोस्तों तो आप हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। अगला अगर देखें तो देखते हैं पॉइंट दोस्तों की पहली बैठक आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष ये बनाया गया था। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ना, उसके बाद जो आपके नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दिया था, तो राजेंद्र प्रसाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जलियांवाला बाग की हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। आपको याद रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन इससे बनता है आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड से कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जिन्होंने डायर ने किया था, तो डायर को जाके लंदन में किसने मारा था, किस क्रांतिकारी ने मारा था, तो उधम सिंह ने मारा था। दोस्तों आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटानी पड़ी थी। उन्होंने कहा था ऐसे सामूहिक हत्याकार्य किसी भी खिताब देने के लायक नहीं होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में किंग जॉर्ज वी साहित्य के लिए एक नाइटहुड की जो कि उपाधि के रूप में उसे दिया गया था। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत और बांग्लादेश सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा, तो हार्दिक पांड्या। दोस्तों मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अभी 2024 के जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन बन रहा दोस्तों, यकीनन मानिए मैं आपको पूरे शिफ्ट का एनालिसिस आपके आरपीएफ का किया हूं और आपके टेक्नीशियन का भी किया हूं। दोस्तों आपको मैं देख के बोल रहा हूं कि इस बार जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, चाहे विजेता टीम, उपविजेता टीम या फिर दोस्तों ओलंपिक से संबंधित खिलाड़ी और उसके जो कि किस राज्य से उनका संबंध है दोस्तों, इस तरीके से आपके स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बेसिकली आप पढ़ के जाइएगा दोस्तों। इस बार आपके T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था ना 2024 का बारबोडाज में, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि कहाँ आयोजन किया गया था। तो इस तरीके से आपके स्पोर्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नायाब सिंह सैनी को किस राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि बनाया गया है, तो हरियाणा का। दोस्तों मैं अभी आपको एक बात कह रहा हूँ कि भी जिससे कि झारखंड का चुनाव हुआ, तो झारखंड में अभी किसकी सरकार है, तो जेएमएम की सरकार है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन जी हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। उसी तरह से आपके महाराष्ट्र में चुनाव हुआ। अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और वहाँ आपकी कौन से मुख्यमंत्री के रूप में पदभार पे संभाला है, तो देवेंद्र फडणवीस। दोस्तों आपके जो इस बार का टेक्नीशियन एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में टोटल विधानसभा सीट कितना है, तो 90। और वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो 90 विधानसभा सीट था उसमें से बीजेपी ने कितने सीट लाया था। दोस्तों आप जाके कोई भी एनालिसिस वीडियो उठा लीजिएगा और इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन ना ही मिलेगा ना, तो मैं कहना दोस्तों, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया कि बीजेपी को 90 सीटों में से कितना सीट प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी दोस्तों नायाब सिंह सैनी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आने वाले जितने भी नए राज्य, जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन आ जाएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लेटेस्ट 2024 के वर्तमान में कौन क्या, आप सबसे रिक्वेस्ट है जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी यूक्रेन कब गए थे, तो बेसिकली अगस्त 2024 को गया था। भारत ने यूक्रेन को मोबाइल चिकित्सक सुविधा और जिप्सम आने की क्विज प्रदान की किया, और जो कि नरेंद्र मोदी वहां पे गया था। दोस्तों 2024 में नरेंद्र मोदी बहुत देश गया था और उस देश से जैसे जहां जहां भी गया
वहाँ वहाँ उन देशों का उनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपके टेक्नीशियन में भर के क्वेश्चन पूछा गया, आप जाके एनालिसिस क्वेश्चन उठा दीजिए दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन ना मिले दोस्तों तब मेरे को कहना। इसीलिए जितना भी देश गया माननीय प्रधानमंत्री, आप उनसे संबंधित जाके क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा से संबंधित है? तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा से संबंधित है दोस्तों। सरल दोस्तों, अगर मैं बात करूँ स से संसद, जो कि आपके 79 में बताया गया दोस्तों, र से राज्यसभा आपके 80 में, और ल की मैं बात करूँ दोस्तों लोकसभा आपके 81 सीट। अगर मैं बात करूँ जो राज्यसभा की अधिकतम अगर मैं सदस्य की बात करूँ तो 250 होता है मैक्सिमम में। अगर बात करूँ उसमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है ना, ये प्रावधान हमारे संविधान के किस देश के संविधान से लाया गया है? तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लाया गया है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो कि मनोनीत करेंगे, और इस पॉइंट को भी याद रखना है। बाकी 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में जो कि 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं इससे आपके जो 12 सदस्य हैं ना, कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक, इनसे एक बार बात छिड़ा कि जब 2014 में सचिन तेंदुलकर को जब भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उस समय बहुत बात छिड़ा कि सचिन तेंदुलकर को आप भारत रत्न क्यों दिए, क्योंकि ये तो जो आप जैसे कि 12 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं 4 क्षेत्रों से, उसमें से तो के जो आपका खेल है, तो खेल तो आने की कोई क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो उसमें से लोग कहा कि बोल चलो खेल एक कला के रूप में हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि नहीं, खेल कला के क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने अपने एक जमाने में उन्होंने एक महारथी हासिल किया, जिसके कारण से उसे 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बेसिकली दोस्तों कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक, इन 4 क्षेत्रों के कारण से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता राज्य किस राज्य में है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा केरल दोस्तों। सेंसस से आपके एग्जाम हो या किसी का भी एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। बात किया जाए 2011 जनगणना के मुताबिक में केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रहा। अगर मैं बात करूं कि सबसे कम राज्य तो बिहार, अगर बात करूं कि सबसे ज़्यादा यूटी में तो लक्षद्वीप, आपका आंसर आ जाएगा लक्षद्वीप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर वही बात करें कि जो आपके केरल की साक्षरता दर कितना रहा, 93.91 रहा, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद केरल के बाद आपके लक्षद्वीप में 92.28%, मिजोरम 91.58% दोस्तों। ये लक्षद्वीप आपके यूटी में सबसे ज़्यादा रहा। तो इन सभी संबंधित डाटा मैं आपके लिए बस इतना कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर क्वेश्चन आए इस तरह से तो मेरे दोस्त आपको बेफिक्र नहीं होने वाली है। दूसरी बात है हर एक क्वेश्चन को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आप इस लेवल के साथ अगर तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो यकीनन आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आपके आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न सारा का सारा मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। अगर मैं बात करूँ कि भारत का औसत जो साक्षरता दर कितना रहा था, तो बेसिकली 74 पॉइंट रहा था, 74.04 रहा था। तो ये तो थोड़ा 72.98 दे दिया था, लेकिन अगर मैं बात करूँ 74.04% की रहा था। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को मिला था? 26 व्यक्ति को अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। 5 लोग को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसी तरीके से आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पद्मश्री से कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? जनवरी 2024 को भारतीय द्रौपदी मुर्मू ने 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कौन सा देश घेरे में नहीं आता? जो कि भूटान आपके ऑप्शन दिया गया था दोस्तों। मैं आपको कह रहा हूँ 2019 आपके जो नागरिकता संशोधन हुआ, अभी मैं आपको एक थोड़ा सा बैक साइड लेके चलता हूँ। जब जैसे कि 1955 आपका जो नागरिकता संशोधन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1955 नागरिकता संशोधन अधिनियम को कितने बार संशोधन किया गया था? दोस्तों यकीन मानिएगा 6 बार किया गया था, और ये 6 बार आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है।
ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा संशोधन अधिनियम नहीं किया गया था। पहला की मैं बात करूँ दोस्तों तो आपके 1983 में किया गया था, 1983 दोस्तों। दूसरा 1992 में किया गया था दोस्तों। तीसरा 2003 में किया गया था दोस्तों, है ना। फिर जाके आपके जैसे कि 2003 हो गया, 2014, 2000 आपके 19 आ जाता है, फिर 2015 आ जाता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ के जाना दोस्तों। अगर बात किया जाए 2019 में आपके भूटान एक जो कि घेरे में नहीं लिया गया था, तो ये आपके ऑप्शन 4 में से एक जो कि नहीं था, 3 था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो किशोर मकवाना। दोस्तों मैंने कहा ना, अभी 2024 के जितने भी अपॉइंटमेंट हुआ है, आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा दोस्तों। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, पूछा जाएगा। नहीं पढ़ के जाओगे दोस्त, किसी को कुछ नहीं कर पाओगे, अपना नंबर काट लोगे। अगर मैं बात करूं कि किशोर मकवाना 11 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पर पदभार ग्रहण किया। इन्हीं के साथ ही लव कुश कुमार ने भी इस दिन जो कि NCSC की आदि जो कि सदस्य के प्रभार ग्रहण किया। दोस्तों ये आपके जो भी क्वेश्चन पूछा गया था सारा मैंने लाया। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य ने युवाओं को भत्ता देने के लिए कहा, तो छत्तीसगढ़ में। ये करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा गया था। देश के कई राज्यों सरकार जो नागरिकों के लिए अलग अलग हितकारी योजना चलाती है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारी युवाओं को भत्ता देने के लिए चलाया था। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा होता है, तो पेलेग्रा रोग होता है दोस्तों। विटामिन से संबंधित और आपके पीएच मान से संबंधित, पीएच मान से संबंधित और विटामिन से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इस बार के एग्जाम में भर भर क्वेश्चन पूछा गया। आपके एग्जाम में भी पूछने की अति संभावना, आप पढ़ के जाइएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूँ विटामिन B1 का रासायनिक नाम, B2 का रासायनिक नाम, B3, B4, B5, B7। एक बार आपके SSC में पूछा गया कि विटामिन जो B1 है ना, तो बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आता है दोस्तों, बताओ आंसर, है ना। तो इसमें से 8 आता है। तो उस तरीके से आपको पढ़ के जाना है। विटामिन B12 का साइनाकाओब्लोमिनी आंसर आ जाएगा। विटामिन B6 का राइबोफ्लोमिन आ जाएगा। विटामिन B1 का थायमिन आ जाएगा, रासायनिक नाम। तो इस तरीके से रासायनिक नाम भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। अगर मैं बात करूं कि भारतीय और जो इंडोनेशिया है, द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण 2021 जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। और 2 भारतीय नौसेना जहाजी शिवलिक और कट्टम में भाग लेता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साल 1191 में कौन सी युद्ध लड़ी गई थी। तराइन का पहला युद्ध 1191 में पहला युद्ध हुआ। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि 1191 में तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में जो आपके मोहम्मद गोरी की नेतृत्व वाली गोरी सेना के बीच लड़ा गया था। और यह युद्ध तायोरी का पहला युद्ध जो कि भी जाना जाता है। और यह युद्ध हरियाणा के करनाल जिले में दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर मील दूर तराइन के मैदान में हुआ था। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है। आर्टिकल 24 में कहा गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखाने वगैरह में काम नहीं करा सकते हैं, बल वाला काम नहीं करा सकते। आर्टिकल 14 में कहा गया जो कि खतरनाक वाले काम होता है, जैसे कि खदान हो गया, तो आप वहाँ काम नहीं करा सकते हैं, है ना। तो ये दोस्तों आपके लिए रहा। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 22 में क्या कहा गया। तो आर्टिकल 22 में कहा गया है कि गिरफ्तारी के संबंध संरक्षण के बारे में कहा गया कि मुझे गिरफ्तार करने का क्या रीजन है जो मुझे गिरफ्तार किया, आर्टिकल 22 में कहा गया। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार और श्रम के बारे में कहा गया। आर्टिकल 21 में कहा गया आपके कि प्राण दैविक एवं स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 21 में कहा गया। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में आर्टिकल से पूछा जाता है। ख्याल किसको कहा जाता है, एक प्रकार से हिंदुस्तानी संगीत में जो कि गायन शैली है उसी को ख्याल कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि ख्याल हिंदुस्तानी संगीत एक जो कि शैली या गीत पर आधारित एक जो कि संगीत रूप है जिसमें 2 भाग होते हैं। ख्याल शब्द अरबी का मूल है और जिसमें से इसका अर्थ है कल्पना, विचार, ध्यान, प्रतिबिंब, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि समावेशन का अर्थ क्या है। समावेशन का अर्थ होता है कि सभी लोगों को जाति, लिंग और विकलांगत, धर्म या चिकित्सा या उन जरूरत की परवाह का बिना समान व्यवहार करना समावेशन कहा जाता है। वाणिज्यिक बैंक के द्वितीय कार्य क्या होता है, तो ऋण पत्र जारी कराना और मूल्य
वन वस्तुओं को सुरक्षित रखना, उपभोक्ताओं उत्पोषण प्रदान करना, बेसिकली जो आपके वाणिज्य बैंक के द्विपक्षीय कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा किस अधिनियम के तहत लाई गई थी? तो 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के तहत लाया गया था। दोस्तों अधिनियम से भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों अगला क्वेश्चन कि मलक्का में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 20 गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों थोड़ा सा नंबर इधर उधर हो चुका है, क्योंकि दोस्तों मैंने क्वेश्चन छांट छांट के लाया हूँ अपने पीपीटी के माध्यम से, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप ये मत समझिएगा कि इधर उधर से आप लाए, नहीं। राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है ना, नेशनल वाटरवे, किस नदी से संबंधित है? तो गंगा और भागीरथ, जो कि हुगली नदी तट पर यानी कि स्थित है। दोस्तों ये सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपके आरपीएफ एसआई का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और जैसा भी रहा दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। और आप सबका पुनः पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, है ना। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।